अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट सामने आए जो पहले क्लासिकल के जितने भी रूल्स थे, जितने भी लॉज थे, उनको रॉन्ग साबित करते थे। उनमें से ये एक रिएक्शन है पेयर प्रोडक्शन। ऐसा देखने में आया कि जब एक हाई एनर्जी फोटॉन, जिन्हें क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहती थी, वो जब किसी न्यूक्लियस के फील्ड में से गुजरता है तो ये फोटॉन पार्टिकल्स के अंदर तकसीम हो जाता है। हालांकि क्लासिकल के मुताबिक वेव, मैटर का वेव बिहेवियर, मैटर की वेव की खसूसियात एक और चीज़ है, जबकि वही मैटर की पार्टिकल की खसूसियात कुछ और चीज़। तो ये दो मुख्तलिफ खसूसियात थी मैटर की। लेकिन न्यूक्लियस के करीब जब ये फोटॉन गुजरता है तो पार्टिकल्स के अंदर कैसे तकसीम हो जाता है, एक वेव किस तरह से पार्टिकल में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, इसको समझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स ने आकर हेल्प की थी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पेयर प्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन की जाती है व्हेन अ हाई एनर्जी फोटॉन्स इज स्टॉप्ड बाय अ हैवी न्यूक्लियस it converts into electron positron pair. Such a phenomena is called as pair production. जब एक हाई एनर्जी फोटॉन न्यूक्लियस की फील्ड में से गुजरता है तो उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर तकसीम हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा बच्चे, स्टॉप्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूक्लियस से जाकर टकराएगा। ये इस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता है, तब जाकर एक पेयर ऑफ पार्टिकल के अंदर तकसीम हो जाता है। इस तरह के फिनोमेना को नाम दिया जाता है पेयर प्रोडक्शन का। इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी मटेरियल के अंदर बदल गई है। और ये ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आइंस्टाइन के एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, जबकि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। तो वहां से एनर्जी मैटर के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही है। फर्ज कर लें एक फोटॉन किसी न्यूक्लियस की फील्ड में से गुजरता है, तो यहां से गुजरने के बाद एक पेयर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर तकसीम हो जाता है। पॉजिट्रॉन, इसको कहा जाता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को दूसरा नाम दिया जाता है एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं, एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर हो लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मुखालिफ हो, अपोजिट हो, तो इस तरह के पार्टिकल को नाम दिया जाता है पॉजिट्रॉन। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ पार्टिकल whose mass is equal to that of electron but opposite charge to that of इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन E बराबर है mc स्क्वायर। अगर एनर्जी मास में बदल जाए और मास एनर्जी में बदल रहा हो तो इस रिलेशन को आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ख़ास करके ये उन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब की स्पीड के साथ हरकत कर रहे होते हैं। सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ये एनर्जी इक्वेशन वैलिड है, हम इन्हें फिजिकल वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पेयर प्रोडक्शन के अंदर तीन चीजें ऑब्जर्व की गई। पेयर प्रोडक्शन हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है, मोमेंटम को कंजर्व करता है और चार्ज को कंजर्व करता है। उसकी वजह बेटा बात यह है कि अगर ये एनर्जी को कंजर्व ना करे, मोमेंटम को कंजर्व ना करे और चार्ज को कंजर्व ना करे, तो ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाला रिएक्शन नहीं कहलाएगा। ये रिएक्शन नेचर के अंदर पॉसिबल है, तो नेचर के अंदर हमेशा जब भी कोई रिएक्शन पॉसिबल हो रहा होगा तो वो तीन चीजों को लाजमी तौर पर कंजर्व करेगा। ये एनर्जी भी कंजर्व करेगा, ये मोमेंटम भी कंजर्व करेगा, ये चार्ज भी कंजर्व करेगा, इवन के मास भी कंजर्व करता है। क्लियर? तो यहां इन तीनों चीजों को ये कंजर्व करेगा। और कैसे कंजर्व करता है, आपकी बुक के अंदर उसने जस्ट वर्डिंग लिखी हुई है, मैंने यहां आपको वो सारी कैलकुलेशन करके दी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे करता है? चार्ज ऑन फोटॉन 0 के बराबर होता है। फोटॉन के ऊपर चार्ज
जीरो होता है, ये बात कंफर्म है। अगर फोटोन के ऊपर चार्ज जीरो हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को नेगेटिव ई से जाहिर किया जाए, पॉजिट्रॉन को अभी हमने डिफाइन किया कि इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन इसके ऊपर चार्ज हमेशा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर ये नेगेटिव ई है तो चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन प्लस ई के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक टोटल इनिशियल चार्ज बराबर होगा टोटल फाइनल चार्ज ऑफ द रिएक्शन। टोटल इनिशियल चार्ज फोटॉन है, यहां न्यूक्लियस तो जस्ट फील्ड प्रोवाइड कर रहा है ना, तो फोटॉन का जो चार्ज है वो जीरो के बराबर है, न्यूक्लियस से टकराता नहीं है, न्यूक्लियस की वैसिनिटी में से गुजरता है। वैसिनिटी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि ये न्यूक्लियस की फील्ड में से गुजरेगा, ठीक है। तो यहां चार्ज ऑन फोटॉन जीरो, और दूसरी तरफ देखें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई और चार्ज ऑन पॉजिट्रॉन ये प्लस ई के बराबर। अगर इन दोनों को जमा करेंगे तो चार्ज ऑन फोटॉन जीरो और दूसरी साइड के ऊपर भी जीरो हो गया है। किसी भी एक रिएक्शन के अंदर टोटल इनिशियल चार्ज बराबर होगा टोटल फाइनल चार्ज के, जो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसे कहा जाता है। अब यह चार्ज को कंजर्व कर रहा है, हालांकि ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। कुछ इंटरनेशनल बुक्स के अंदर वो यहां पर +1 -1 का लफ्ज इस्तेमाल करता है। इससे परेशान नहीं होना बेटा, वो जस्ट आपको ये चीज प्रूव करके दे रहा होता है कि कैसे एक रिएक्शन के अंदर पहले इनिशियल चार्ज और रिएक्शन के बाद का जो फाइनल चार्ज होता है ये किस तरह से कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज को कंजर्व कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एनर्जी को भी कंजर्व करेगा और मोमेंटम को भी कंजर्व करेगा। एनर्जी को कैसे कंजर्व करता है, पहले इब्तदाई तौर पर एक फोटॉन आ रहा है तो एनर्जी ऑफ द फोटॉन हमेशा बराबर रहेगी एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, जबकि एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन को अगर कैलकुलेट किया जाए ये 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब जब इनको आप सम करेंगे तो ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिएक्शन से पहले की एनर्जी और रिएक्शन के बाद की एनर्जी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, जो साबित करेगा कि पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन यहां एनर्जी को कंजर्व कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम ऑफ द फोटॉन बराबर होगा मोमेंटम ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहां गौर कीजिए, न्यूक्लियस की तो फील्ड में से गुजर कर ये एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर तकसीम हो जाता है, तो यहां से आने वाले फोटॉन का मोमेंटम बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पॉजिट्रॉन के मोमेंटम के बराबर। यहां गौर कीजिए, ये रेस्ट की हालत में है तो इसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। इनिशियली तौर पर फोटॉन का जो मोमेंटम है यहाँ पर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट मुखालिफ सिमत के अंदर इसीलिए दिखाया गया है कि इन दोनों के मोमेंटम का मजमुआ भी 0 के बराबर होगा। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, इसीलिए ये मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज को गौर करें, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जो जाहिर कर रही है कि यहाँ सम 0 के बराबर होगा। तो ये पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन भी मोमेंटम को कंजर्व करता हुआ दिखाई देता है। अगर ये तीनों चीजें कंजर्व हैं तो इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन का ये रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियर लेवल के ऊपर ये वो रिएक्शन था जो साबित कर रहा था कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर एनर्जी मास में बदल जाती है और मास एनर्जी में बदल जाता है। ये क्लासिकल फिजिक्स का कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी सूरत के अंदर एनर्जी मौजूद होती है ये कभी भी पार्टिकल की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, या पार्टिकल कभी एनर्जी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, वेव्स की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो इस क्लासिकल फिजिक्स का ये कंसेप्ट रॉन्ग है। अब कंडीशन क्या है पेयर प्रोडक्शन के लिए, इसको आपने कैलकुलेट कराना है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। कंडीशन फॉर द पेयर प्रोडक्शन क्या होगी, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी को अगर कैलकुलेट करना है तो आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन m0c², रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपके पास बराबर होती है 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और वही रेस्ट मास ऑफ एनर्जी आप पॉजिट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तब भी आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे m0c², और ये कैलकुलेटेड है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब टोटल एनर्जी क्या होगी,
देखिए टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मजमूआ, तो 2m0c²। 2 की वैल्यू को पुट करें, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां पर पुट करें जो 9.1 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 10⁸ के बराबर होती है, इसका स्क्वायर कर देना है। अब इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जाउल्स के अंदर आ गई है। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करना है जो कि स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी है या सब एटॉमिक लेवल पर यूनिट ऑफ एनर्जी है। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 1.6 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो वो जाउल के अंदर मौजूद जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बदल जाएगी। अब इस सारी कैलकुलेशन से आप जब इसको टोटल करेंगे तो ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर आता है। यहां गौर कीजिए, हमेशा वो फोटोन आकर पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा जिसकी एनर्जी इस मिनिमम एनर्जी के बराबर होगी। अगर तो एनर्जी इससे कम हो जाए तो कभी भी ऐसा फोटोन पेयर प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर एनर्जी इस एनर्जी से ज्यादा हो जाए तो वो फोटोन पेयर प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस करेगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के तौर पर अपेयर होती है। तो ये दो कंडीशंस आपने जहन में रखनी है। नो पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन ये लेस हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ऐसा फोटोन कभी भी पेयर प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। और दूसरी कंडीशन क्या है, पेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली if the energy of the photon is greater than or equal to the 1.02 mega electron volt। अब अगर इस एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी का फोटोन इस्तेमाल कर लिया जाए तो उस वक्त क्या होगा, आने वाले फोटोन की एनर्जी बराबर होगी, पहले तो ये पेयर प्रोडक्शन के अंदर एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन के तौर पर सामने आएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेयर प्रोडक्शन, जिसने आगे साबित किया कि सब एटॉमिक लेवल के ऊपर वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये पार्टिकल्स के अंदर तकसीम होती हुई दिखाई देती हैं और फिर पार्टिकल मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल कैसे इख्तियार करते हैं, इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है एनिहिलेशन, जो इसी पेयर प्रोडक्शन का एक रिवर्स प्रोसेस है एनिहिलेशन, और वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही होंगी इसी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आपस में जुड़ने से। आज का हमारा यही लेक्चर था। अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।